हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फ्यूजनिस्ट के बारे में, जिसका सिंबल है एस। कुछ टाइम पहले बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था और काफी ज्यादा इसने वेव्स क्रिएट करी बिकॉज एक अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव कर ली थी, बहुत कम एक्सचेंजेस होने के बावजूद भी। हालांकि बाइनेंस पे होना ही अपने आप में कैपिटो में, लेकिन फिर भी अभी करंट में कंडीशन क्या है, फीचर्स क्या है, किस तरह की टोकनोमिक्स है, आगे फर्दर हम इससे क्या पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। फ्यूजनिस्ट अगर आप अभी देखोगे तो करंट में $13.32 पर ट्रेड कर रहा है एंड इसने काफी अच्छा खासा हाई मारा था, आपने देखा होगा। $15-16 की रेंज में भी ट्रेड करा था कुछ दिन पहले ही। अभी अगर करंट में देखोगे तो बाइनेंस पे अवेलेबल है एंड उसके अलावा OKX पे भी अवेलेबल होगा, STX पे। आप चाहो तो इसको पैनकेक स्वैप से भी बाई कर सकते हो एंड उसके बाद कुछ और एक्सचेंज है बट नॉट सो मच ट्रस्टवर्दी, सो उन पे ज्यादा ट्रेड करने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाल फिलहाल में एक इवेंट भी चल रहा है इसमें, जिसको हम बीच में डिटेल में देखेंगे, बट पहले हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसके फीचर्स पे, और उस उसको भी देखने के लिए व्हाइट पेपर में पूरा डिटेल में इसके जो भी टेक्निकल फीचर्स हैं प्लस जिस तरह के टोकनोमिक्स है वो भी सारी डिटेल में देखने वाले हैं। सो बेसिकली ये अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये इस तरह का एक साइड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो Web3 गेमिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है। इनका फोकस है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो फीचर्स हैं उनको कैसे इनहांस किया जाए। फॉर एग्जांपल, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन अभी भी टेक्निकली अगर देखोगे तो वो उतने कॉम्पेटेबल नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हैवी लोड ले पाए या फिर बहुत ज्यादा हैवी लोड को सस्टेन कर पाए। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए प्रिपरेशन कर ली है एंड दे हैव आल्सो इंटीग्रेटेड OPBNB, नॉट दिस प्रोजेक्ट, मैं बाइनेंस की बात कर रहा हूँ, बाइनेंस स्मार्ट चेन की। तो OPBNB की वजह से जो फीस है वो बहुत कम होगी। कभी आपने देखा होगा जैसे आप USDT ट्रांसफर करोगे तो आपको फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट टू एनी अदर प्लेस आपको थोड़े थोड़े से फिर बाद में छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होगी USDT की, बिकॉज ऑफ OPBNB इंटीग्रेशन। सो OPBNB की वजह से जो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है, यानी जो फीस है, वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है, प्लस ज्यादा स्केलेबल हो गई बाइनेंस स्मार्ट चेन कंपेयर टू द प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर। ना इसका जो फोकस है वो एक्चुअली मल्टी लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, और वो भी जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ कॉम्पेटेबल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी के वैलिडेटर सेट को यूज करना हो, उसी की सिक्योरिटी पर रिलाई करना हो। ये अपनी खुद के वो सारे फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उसमें भी इन्होंने जो कंसेंसस है उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन की है, यानी हाइब्रिड कंसेंसस यूज किया है, जिसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। सो देयर सो मेनी NFTs। जो इसकी NFT वैसे अगर आप देखो तो बाइनेंस का जो NFT प्लेटफॉर्म है उस पर भी अवेलेबल है एंड गेटिंग अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, यानी 3.2 मिलियन के ऑलरेडी इस पे टोटल वॉल्यूम आ चुकी है। नेक्स्ट अगर आप फर्दर डिटेल में और देखना चाहोगे, इसके दो टोकन है बेसिकली अनदर। पहले तो एक हो गया एस टोकन, दूसरा है बोट, जो बिल्डिंग ऑन चेन जो ऑन चेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है बेसिकली। सो बेसिकली बोट की जो फंक्शनैलिटी है वो एस की अर्निंग को एनहांस करना, ऑप्टिमाइज करना रखा गया है, और एज की भी जो मतलब आप किस तरीके से अर्न कर सकते हो उसके सेवरल क्राइटेरिया उन्होंने रखे हुए हैं, और इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने कई सारे इवेंट एक जो ऑनगोइंग इवेंट है उसमें उन्होंने 3000 स्पॉट रखे हैं, जिसमें 398 ऑलरेडी फिल हो गए। देयर इज अ टाइमर रनिंग ऑन। सो इसमें जो भी लोग खेलना चाहे वो पार्टिसिपेट चाहे तो कर सकते हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन की ही जो एक विंग है बाइनेंस लैब्स, उसने ऑलरेडी इसने सॉरी बाइनेंस स्मार्ट चेन की वजह बाइनेंस कह सकते हो, बाइनेंस का ही विंग है बाइनेंस लैब्स। उसने ऑलरेडी इसमें $6.6 मिलियन का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसकी उसने ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी की है एंड इसके अलावा भी उसने ऑलरेडी बाइनेंस को लिस्ट करके अपनी सपोर्ट भी शो कर दी, जिसकी वजह से ऑलरेडी इसमें काफी ज्यादा मार्केट कैप में इसके एप्रिसिएशन आए हुए हैं। सो अगर आप इसका व्हाइट पेपर ओपन करोगे, 16 पेज का व्हाइट पेपर है। लास्ट के 3-4 पेज में जस्ट डिस्क्लेमर प्लस कुछ टेक्निकल टर्म्स का मतलब क्या है वो सब दिया है। शुरू में अगर आप देखोगे तो आपको सेकंड पेज पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है हाउ यू गोइंग टू अचीव दिस पर्टिकुलर स्केलेबिलिटी और इंस्टेंट फाइनलिटी, और कौन सा कंसेप्ट यूज किया उसको आगे एक्सप्लेन किया। सो बेसिकली इन्होंने बोला है कि एक ऐसा आर्किटेक्चर क्रिएट करना है जो मल्टी लेयर हो, ठीक है ना, मल्टी लेयर, जिसमें आप क्लाइंट इंटरफेस, एग्जीक्यूशन इंजन, नेटवर्क प्रोटोकॉल, स्टोरेज, सारा एक मल्टी लेयर आर्किटेक्चर मिला के बन जाए। अगर आपको और थोड़ा सा ब्रीफली देखना है तो उन्होंने एक इमेज भी यहाँ पे दी है, जिससे आप ब्रीफली समझ सकते हो हाउ दिस मल्टीलेयर आर्किटेक्चर इज गोइंग टू वर्क। इसके बाद उन्होंने स्पेसिफिकेशन में भी फर्दर इसको एक्सप्लेन किया है, जहां पे एक कंसेंसस का भी जिक्र हुआ है। हालांकि कंसेंसस को इन्होंने डिटेल में बाद में भी डिस्कस किया है, जिसको हम अभी देखने वाले हैं। सो इन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने बाइनेंस स्मार्ट चेन के लिए कॉम्पेटेबल साइड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया है,
जिसमें जिसमें दो चीजों का ध्यान रखा गया है। जो परफॉर्मेंस हो वो ऑप्टिमाइज्ड रहे, यानी वो हो पाएगा कैसे, फाइनलिटी बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, प्लस इंप्रूव्ड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में इन्होंने जो टारगेट रखा है दैट इज नियर टू 10,000 TPS, जो ये अचीव करेंगे। नेक्स्ट अगर फर्दर इस पे जाओगे तो फिफ्थ पेज पे आपको इनका थोड़ी अदर टेक्निकल डिटेल रिलेटेड टू ब्रिज, कैसे ब्रिज वर्क करेगा। तो जो ब्रिज का वर्क करने का तरीका है वो बहुत जेनेरिक है, यानी जेनेरिक मतलब जनरली ऐसे ही ब्रिज वर्क करते हैं। आप एक चेन से दूसरी चेन पे कोई भी असेट ले जाओगे तो पहली चेन पे वो लॉक हो जाएंगे और दूसरी चेन पे वही असेट आपको एक रैप्ड वर्जन में मिंट हो जाएगा। बेसिकली दैट सेम थिंग दे आर गोइंग टू यूज। इसमें अगर आप फर्दर आगे जाओगे तो फास्ट फाइनलिटी और उसको कैसे अचीव करेंगे, इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच ली है दैट इज BLS क्रिप्टोग्राफी। हालांकि अभी उस पे फुली इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेटर ऑन दे माइट डू इट। सो किस तरीके से BFT यानी बाइजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस का एक एडवांस्ड फॉर्क BLS क्रिप्टोग्राफी वो यूज करेंगे। सो बेसिकली इसमें ये क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे फाइनलिटी जल्दी अचीव करेंगे। जनरली क्या होता है कि एक कोई ब्लॉक प्रोड्यूस हुआ, कोई ट्रांजेक्शन वेरीफाई हुई तो सर्टेन ब्लॉक्स तक वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वैलिडेट दैट वन। सो किसी में होता है कि 15 कंफर्मेशन, कभी आप जैसे डिपॉजिट करोगे ना जहां पे आपको नंबर ऑफ कंफर्मेशन जब पूरे होंगे तभी आपका डिपॉजिट वहां पे शो करेगा, ठीक है, प्रोसेस में दिखाने लगेगा, बट उतने कंफर्मेशन उसको चाहिए। जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जनरली 15 रहते हैं, किसी किसी पे इतने ज्यादा नहीं रहते हो, किसी किसी पे अप टू 30 तक भी चले जाते हैं। और कई बार आपके अगर ट्रांजेक्शन फंस जाए लो गैस की फीस की वजह से, हो सकता है 200-300 भी कंफर्मेशन हो जाए तब तक वो क्रेडिट ना हो। सो इसमें ये क्या करेंगे, उसको बेसिकली मल्टी ब्लॉक्स तक वेट करने की बजाय एक ही सिंगल सिग्नेचर में एग्रीगेटेड करके उसको राइट कर देंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी वैलिडेट हो जाए। एंड दैट्स द थिंग दे आर गोइंग टू यूज, और उसको उन्होंने BLS क्रिप्टोग्राफी करके नाम दिया। नाउ जो कंसेंसस यूज करेंगे वो POS है। अब POS है आपने मतलब पहली बार सुना होगा, बेसिकली एक हाइब्रिड वर्जन है जिसमें उन्होंने दोनों POS एंड POA यानी प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ अथॉरिटी को कंबाइन कर दिए। जैसे सो मेनी ब्लॉकचेन जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क कर रही है, इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे था, प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया। अभी अगर आपको प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का एग्जांपल चाहिए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल सोलाना है। सोलाना प्रूफ ऑफ अथॉरिटी को यूज करता है। दोनों को मिला के कैसे एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन इन्होंने यूज किया है, तो हाइब्रिड कंसेंसस यूज करके। एंड जो इन्होंने एम रखा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये जो आप मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो पोर्शन, यहाँ पे 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड का इन्होंने टारगेट रखा है इतना अचीव करने के लिए। अगर आप इसकी टोकोनोमिक्स ओपन करोगे, सो टोकोनोमिक्स में इनिशियली इन्होंने बोला है, यहाँ पे देखो मिंटिंग वाले केस में पहले देख लो, यहाँ पे इन्होंने बोला है 1.47 मिलियन एज टोकन इनिशियली मिंट होंगे, जो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी 1% सप्लाई, यानी इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो 147 मिलियन है। उसके बाद ये लॉन्च के बाद अगले 60 दिन तक ये की ड्यूरेशन में ये अवेलेबल कराए जाएंगे। एंड उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो एडिशनल टोकन भी अवेलेबल कराए जा सकते हैं फॉर इंसेंटिव एंड फॉर द रिवॉर्ड्स, जो इनिशियली रिवॉर्ड पूल में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप इसके सप्लाई का ब्रेकअप देखोगे तो देयर सो मेनी कैटेगरी जिसमें ब्रेकअप है, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के सबसे जो कम टाइम का लॉकअप है वो है इंसेंटिव पूल पे, और इसमें 26% सप्लाई है। पहले हम इसको देख लेंगे, उसके बाद बाकी कई सारी कैटेगरी जिनमें कोई लॉकअप नहीं है तो वहां से सप्लाई ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ गई, प्लस देयर इज अ वेस्टिंग शेड्यूल आल्सो इन सर्टेन कैटेगरी। उसके बाद इन सर्टेन कैटेगरी जैसे मान लो मार्केटिंग एंड कोलैबोरेशन है, इसमें कोई भी लॉकअप नहीं है लेकिन 16 महीने का इन्होंने वेस्टिंग शेड्यूल रखा है। और ज्यादातर जो इंस्टेंट जिनमें कोई लॉकअप नहीं है उनमें ज्यादातर सप्लाई अवेलेबल हो गई है। सो इसमें अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा सप्लाई इसमें दिख रही है 26%, उस 26% में से टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे 5% अवेलेबल हो जाएगी नियर टू 1.9 मिलियन, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 38.22 मिलियन सप्लाई है जो इंसेंटिव पूल में। सो 1.9 मिलियन अनलॉक होने के बाद, वो ऑलरेडी अनलॉक हो गई है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो 1 महीने का लॉकअप है और 1 महीने के बाद यहाँ से 45 मंथ का वेस्टिंग शेड्यूल है, तो लगभग 8 लाख टोकन हर महीने यहाँ से सर्कुलेशन में आएंगे। एंड जो अदर रिवॉर्ड पूल है, अदर जो रिवॉर्ड वाली एक्टिविटीज हैं वहां से भी फर्दर आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मार्केटिंग कोलैबोरेशन से, तो इसमें अब सप्लाई है 3.5% यानी 5.14 मिलियन, ज्यादा तो नहीं आएगी लेकिन तब भी यहाँ से सर्कुलेशन में हर महीने आएगी, ठीक है। 16 महीने का यहाँ पे वेस्टिंग शेड्यूल है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, इनिशियली कम है लेकिन बाद में फिर 12 महीने के जो लॉकअप है उसके बाद कई सारी कैटेगरीज का इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा। तो 12 महीने बाद इसमें हैवी इन्फ्लेशन शुरू होगा। और 4 कौन सी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल टीम के जो टोकन है जो 15% सप्लाई है वो 12 महीने के लॉकअप के बाद उसका वेस्टिंग शेड्यूल स्टार्ट होगा।
उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ट्रेजरी रिजर्व के लिए 9% उसकी सप्लाई, उसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स में 2.5% सप्लाई, इन पे भी 12-12 महीने का लॉकअप है। एंड उसके बाद आप लास्ट देखोगे अर्ली इन्वेस्टर्स, इनके पास 17.7% सप्लाई है, 12 महीने का लॉकअप है, फिर उसके बाद वेस्टिंग शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। सो माइंड में रखना, लॉन्च के बाद यानी टोकन जनरेशन इवेंट के बाद 1 साल बाद इसमें हैवी इन्फ्लेशन शुरू होगा। सो अगर आपको इन केस इसको बाई करना है, दैट थिंग वी विल कंसीडर अगेन, मतलब अभी हम देखेंगे डिटेल में। सो अभी यहाँ पे एक और सेगमेंट बर्निंग का इन्होंने दिया है, कैसे बर्न करेंगे। सो इन्होंने बोला है कि जितने भी इंडोरेंस के पार्टनर हैं जो एज के फॉर्म में जो इनकम जनरेट करेंगे, 20 to 40% उसका जो हिस्सा होगा वो बर्न कर दिया जाएगा एवरी 2 वीक्स, यानी हर 2 हफ्ते बाद। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन इसमें ये आप ध्यान रखना, ये डिटरमिन होगा कितना रिवॉर्ड जनरेटर हो, उस पर डिपेंड करेगा। सो नॉट नेसेसरीली कि आप ऐसा मत समझ लें जिसकी वजह से एकदम डिफ्लेशन ही हो जाएगा। एक्चुअली टाइप ऑफ एंगेजमेंट और टाइप ऑफ अर्निंग पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा एंगेजमेंट हो पा रहा है, कितनी ज्यादा यूजर एक्टिविटी है, उस पर डिपेंड करेगा। और जितने डेवलपर्स हैं जो एज के फॉर्म में रेवेन्यू जनरेट करेंगे, 100% उसका जो रेवेन्यू है वो बर्न हो जाएगा एवरी 2 वीक। सो दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द डिफ्लेशनरी सप्लाई ऑफ एज टोकन, लेकिन ये जो डिफ्लेशन वाला जो पॉइंट रहेगा, यानी बर्निंग कितनी हो पा रही है, अब 1 महीने बाद, यानी मतलब जब लॉन्च हो उसके 2 हफ्ते बाद आप जब ये डेटा आएगा कि कितना बर्न हो पा रहा है, देन आप बेटर एस्टिमेट कर सकते हो क्या सिनेरियो रहेगा, कितना डिफ्लेशन अगर है भी तो कितने परसेंट का है। अगर माइनर डिफ्लेशन रहता है लाइक 0.5%, 1%, तो उससे इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। करंट में एक्सपीडिशन पीवीपी इनका जो ऑलरेडी चल रहा है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक डिटेल पोस्ट डाली हुई मीडियम पे, इफ यू वांट टू चेक आउट, बट आई एम क्वाइट श्योर आप इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे होंगे, आपको इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करना होगा। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। अभी अगर करंट में देखो $292.8 मिलियन की मार्केट कैप है। स्टिल प्रोजेक्ट के फीचर्स ठीक है, अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टोकनोमिक्स ठीक है, बेटर है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसकी मार्केट कैप काफी ज्यादा है कंपेयर टू द कैटेगरी जिससे बिलोंग करता है, और जितनी इसके काइंड ऑफ लाइक अभी एंगेजमेंट है इसमें, यूजर एक्टिविटी की, मेरे हिसाब से आपको इसमें वेट करना चाहिए थोड़े टाइम तक, और जब सेटल डाउन हो जाए, जब चार्ट पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखे, उसके बाद भी आपको एसआईपी मैनर में एक्यूमुलेट करना चाहिए, और ये टाइमर लगाने चाहिए 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। यानी आप अभी अगर मार्केट में देखोगे तो अप्रिसिएशन रहेगा, दो मतलब कैटलिस्ट है, एक तो ईटीएफ का कैटलिस्ट है, दूसरा जो कैटलिस्ट है वो हाल्विंग का कैटलिस्ट है, तो इस वजह से मार्केट में तो अप्रिसिएशन रहने वाला है। वेब3 गेमिंग बहुत ज्यादा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगले जो बुल रन में, ये नैरेटिव बहुत डोमिनेट करने वाला है। सो उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एक्यूमुलेशन आपका स्लो एंड एसआईपी मैनर में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मोस्ट लाइकली ये टोकन फर्दर करेक्ट होगा, एंड उसके बाद जब कंसोलिडेशन दिखे देन यू माइट कंसीडर टू बाय, अदरवाइज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड डेफिनेटली अच्छे रिटर्न देने की कंडीशन में रह सकता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो नियर टू $300 मिलियन इसकी मार्केट कैप है। डू नॉट जस्ट कंसीडर कि ये लाइक 5-10 बिलियन की मार्केट कैप पे चला जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बर्निंग का जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक सही रहता है, यानी अच्छे खासे डिफ्लेशन रहता है, प्लस यूजर एक्टिविटी एंड इनहांस्ड अडॉप्शन रहता है इसका, देन वो भी पॉसिबल हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट में नथिंग इज इम्पॉसिबल, वहां तक भी जाने के इसके चांसेस रहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में काफी चीजें आपको फर्दर एस्टिमेट करने के लिए डेटा चाहिए जो बाद में अवेलेबल होगा। रिमेंबर, लेट इट सेटल डाउन फर्स्ट, कंसोलिडेशन के बाद इसमें एसआईपी मैनर में एक्यूमुलेट करना ज्यादा बेटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।